हे गाइस, पायल दिस साइड। गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे केस स्टडी नंबर 11, जिसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने एमसीक्यू पार्ट पर। जैसे हम हर बार स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। यहाँ एमसीक्यू पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट इन दिस केस इज। इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको यहाँ समराइज करके बता देती हूँ यहाँ केस स्टडी में बेसिकली था क्या। यहाँ पर जो कंपनी है उसने एक लैंड परचेज करी, और लैंड जो ये परचेज करी है इन गुड़गांव में परचेज करी है। ठीक है, गुड़गांव में ये लैंड क्यों परचेज करी है, यहाँ पर उन्हें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नेम जन्नत कंस्ट्रक्ट कराना था इन्हें इस लैंड पर। तो आपको यहाँ बताना है कि इस केस में रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या होगा। देखो, जब कंस्ट्रक्शन कराना है गुड़गांव में, तो ये इस केस में रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट भी गुड़गांव ही होगा। गुड़गांव फॉर सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ हाई रेटेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो आंसर विल बी द ए। फर्स्ट का आंसर यहाँ ए रहेगा। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछता है, रेमेडी अवेलेबल टू द अलॉटीज बाय फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर आईबीसी, कंज्यूमर फोरम और रेरा। आपको बताना है यहाँ पर कि अगर कोई अलॉटी जो है वो अग्रीव है, अगर कोई अलॉटी जो है वो अग्रीव है तो उसको रेमेडीज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको बताना है क्या इन तीनों जगह अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बता दूं यस, क्योंकि देखो हमारा क्या है, रेरा में तो अवेलेबल होगी उनको। ठीक है, रेरा के अंदर उनको रेमेडीज मिल जाएगी। अगर कोई अलॉटी अग्रीव है तो उसे रेरा के अंदर रेमेडी मिल जाएगी, और आईबीसी और कंज्यूमर फोरम में भी उसको रेमेडी मिल जाएगी। इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड हमारे केस लॉ हैं, तो वो मैं आपको सीधे आंसर में से दिखा देती हूँ एक बार। यस, एक केस लॉ का नाम हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये हमारा मेनली कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड है। इस केस लॉ में बताया है कि वो कंज्यूमर फोरम के पास कंप्लेन इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो एक तो केस लॉ नंबर आपको ये याद रखना है, केस लॉ का नेम याद रखना है। और सेकंड हमारा एक और केस लॉ था जो कि हमारा पीएनआर अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड एएनआर वर्सेस यूआई, जो कि हमारा केस स्टडी नंबर 10 में भी आपने ये सेम केस लॉ पढ़ा था। तो इस केस लॉ के अकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन कर सकता है अंडर द आईबीसी। तो अलॉटी जो है वो आईबीसी के अंदर भी उसको रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो तीनों करेक्ट, उसके पास तीनों रेमेडीज अवेलेबल है, आईबीसी के अंदर भी, कंज्यूमर फोरम के अंदर भी और रेरा के अंदर भी। तो आंसर जो है इसका सी रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है, द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर ऑफ द सीसीआई ऑफिस शैल बी अपॉइंटेड बाय। ये हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछता है चेयरपर्सन और अदर मेंबर जो है ऑफ द सीसीआई वो कौन अपॉइंट करेगा। तो आपको याद हो तो ये अपॉइंट करा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन साथ साथ पूछा है कि इनका टर्म क्या रहेगा। तो आपको याद हो तो टर्म जो है वो उनका 5 ईयर है, या टिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका देखेंगे, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स और अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो आंसर ए सही है। बाकी हम और भी पढ़ लेते हैं। अपॉइंट बाय द सिलेक्शन कमेटी, नो। अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ तो सही है, लेकिन टाइम कितना दिया है, 5 ईयर और 67 ईयर्स इन केस ऑफ चेयरपर्सन और 65 इन केस ऑफ मेंबर। नो, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों के केस में ही 65 ईयर्स था। ये वाला रीजन भी इनकरेक्ट रहेगा। और क्या रीजन दिया है, सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगी, नो। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछता है, वेदर द कलेक्शन ऑफ 95% ऑफ कंसिडरेशन बाय बीएलएफ लिमिटेड विदाउट रिगार्ड टू द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एप्रोप्रिएट एज पर रेरा। Assuming that the scheme of BLF Limited, the Jannat got commenced after the enactment of relevant provision of RERA 2016 for this particular question and Jannat registered as per the relevant provisions of the said act. तो गाइज यहाँ कुल मिलाकर एक चीज़ पूछी गई है, जो 95% जो कंसिडरेशन इन्होंने कलेक्ट करा है ना बाय डीएलएफ लिमिटेड ने, क्या ये कलेक्शन जो है वो सही है एज पर प्रोविजन ऑफ रेरा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने रेरा के अंदर क्या प्रोविजन पढ़ा था। रेरा के अंदर आपने देखा था आप अप टू 10% मतलब एडवांस मनी एज एन एडवांस दिया जा रहा है, तो एडवांस मनी आप अप टू 10% एक्सेप्ट कर सकते हैं आफ्टर एंटर इनटू द एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हो तो उसके बाद मैक्सिमम आप 10% तक का ही एडवांस ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि रिमेनिंग कंसिडरेशन कैसे लिया जाएगा। तो रिमेनिंग कंसिडरेशन यहाँ पर जो लिया जाता है वो एज पर एग्रीमेंट ऑफ सेल लिया जाता है। जिस तरीके से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना किस डेट टाइम पर लेना है, जो भी एग्रीमेंट में म्यूचुअली एग्रीड होगा ना उस अकॉर्डिंग पेमेंट करी जाएगी। तो यहाँ पर जो इन्होंने 95% जो पेमेंट करी है ना वो इनकी क्या है, एज पर एग्रीमेंट करी गई है, एग्रीमेंट ऑफ सेल करी गई है। तो गाइज इस केस में जो कलेक्शन
कनेक्शन है वो हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा। द टर्म्स एंड टाइमिंग ऑफ द पेमेंट इज गवर्न बाय द सेल एग्रीमेंट बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटीज। तो आंसर इसका ए रहेगा। बाकी हम और भी पढ़ लेते हैं। नॉट अप्रोप्रिएट, तो ये आंसर गलत है, और नॉट अप्रोप्रिएट ये वाला भी गलत है। थर्ड वाला पढ़ लो, अप्रोप्रिएट सिंस द नेसेसरी डिस्काउंट हैज ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इनटू द कंसिडरेशन। डिस्काउंट की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो ये वाला भी हमारा गलत है। तो आंसर जो रहेगा वो फोर्थ का ए ही रहेगा। क्लियर। तो गाइज अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कहता है द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 19 ऑफ रेरा एक्ट 2016 इज। देखो यहाँ पर पूछा है जो कॉम्पनसेशन के लिए एप्लीकेशन करी है उसे कौन एडजस्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं ये एडजस्ट करी जाएगी बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर रहेगा, जिसे अपॉइंट कौन करेगा गाइज, इसे अपॉइंट करेगा बाय द, ये अपॉइंट करा जाएगा बाय द रेरा। ठीक है, जो हमारे रेरा में रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो इनको अपॉइंट करेंगी, लेकिन ये एट द एडवाइस पर करी जाएंगी। ये किसकी एडवाइस लेंगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की एडवाइस लेने के बाद ही उस जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं जो ये एप्लीकेशन करी जा रही है वो हमारी डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। ये डिस्पोज ऑफ कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, 60 डेज के अंदर। 60 डेज कब से, फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेशन रिसीप्ट करी है वहां से 60 डेज के अंदर ये डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी एप्लीकेशन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एडजस्ट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो कि अपॉइंट करा गया है बाय द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एट द एडवाइस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन 30 डेज। तो यहाँ जो है हमारा गलत हो जाएगा, 30 डेज नहीं, एप्लीकेशन एडजस्ट करी जाएगी, इसका टाइम जो है वो 60 डेज का दिया गया है। तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ये कहता है एडजस्ट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो कि अपॉइंट करा जाएगा बाय द बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इनकरेक्ट। अपॉइंट कौन करेगा इसको, बाय द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड पढ़ते हैं एडजस्ट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो कि अपॉइंट करा जाएगा बाय द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ तक सही है। एट द एडवाइस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यस, हमें एट द एडवाइस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करना है इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यस, सी वाला आंसर जो है हमारा सही है। फोर्थ वाला कहता है एडजस्ट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ गलत हो गया है, अपॉइंट जो करना है बाय किसके थ्रू था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर की बात करते हैं तो फिफ्थ का आंसर जो है वो सी रहेगा। क्लियर। तो गाइस हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ कम ऑन द डेस्क्रिप्टिव पार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन दैट BLF लिमिटेड एंजॉयज द पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द रिलेवेंट मार्केट, एंड इफ सो देन वेदर इट इज अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। तो गाइज हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि क्या वो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो क्या वो उस डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज भी कर रहा है क्या। देखो डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करना कोई गलत बात नहीं होती, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप होल्ड कर सकते हैं, ये तो कोई ऐसे इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन आप डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। तो उस केस में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो वॉइड मानी जाएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहाँ डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करी है या नहीं। तो इसका मैं सीधे आपको आंसर पे ले जाकर दिखाऊंगी। इसमें पहले क्या है मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हम क्राइटेरिया लिखेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं डोमिनेंट पोजीशन होल्ड किया हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मानी जाए, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। फिर थर्ड नंबर पर हम उस जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड करा है उस बेस पे हम ये देखेंगे कि हमारी केस स्टडी में क्या अब्यूज करा गया है क्या डोमिनेंट पोजीशन को। तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगी। आ जाइए आंसर पर, एक बार आंसर से मैं आपको समझा देती हूँ। गाइस आ जाइए 6 पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि वो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन अंडर सेक्शन 4 होल्ड कर रहा है या नहीं, एंजॉय कर रहा है या नहीं। इसके लिए आपको ये फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें कि मार्केट शेयर क्या है उसका, इस तरीके से आपको पहले सारे ये पॉइंट्स लिख देने हैं कि किस बेस पे डिसाइड करा जाता है। यहाँ तक सारे पॉइंट्स लिख दोगे। फिर आपको अपने गिवन केस में बताना है कि मार्केट शेयर जो है वो कितना होल्ड किया हुआ है। देखो आप केस स्टडी में जब पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ दिया गया है कि BLF लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर टोटल 51% जो है मार्केट शेयर होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, मार्केट शेयर जो है BLF लिमिटेड का 25% है, लेकिन इसकी सब्सिडीज वगैरह के इतने परसेंट है। अगर सबको टोटल करो तो आपका 51% आ जाएगा। तो मार्केट शेयर इन्होंने 51% होल्ड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डोमिनेंट पोजीशन पर है। बाकी और भी हमारे जो क्राइटेरिया है उन सब पे इस पे भी बताएंगे। साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेस कितना कितना है। तो यहाँ पर आप केस स्टडी में सारी डिटेल्स दी हुई है, तो वो आपको प्रॉपर लिख कर आनी है। साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको केस स्टडी से लिंक कर करके लिख दोगे। देन आपको लिखना है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं, उसके लिए भी कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर नीचे जो लिखी हुई हैं।
यस, ठीक है। तो ए यहाँ से लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगाता है वो, या फिर लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज वगैरह को, या फिर किसी मार्केट को, ठीक है, तो उस केस में भी वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होगा। और भी यहाँ पर क्राइटेरिया है वो सारे आपको यहाँ तक लिख देने हैं। तो ये सारी चीजें मैं अब यहाँ पर दोबारा समझाने नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं आपको जब कॉम्पिटिशन एक्ट कराया था तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें समझा चुकी हूँ। तो अब तो आपको बस इतना बताऊंगी किस तरीके से बस प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं वीडियो हर एक चीज को समझाऊंगी तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं वो लिखना है, ठीक है। फिर अपनी केस स्टडी से लिंक करके बता दोगे कि यहाँ डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं। फिर आपको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं इसके क्राइटेरिया लिख देना है। फिर अपनी केस स्टडी से लिंक करके बता दोगे कि यहाँ पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं। तो मैंने अभी तक आपको क्राइटेरिया तो बता दिया अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे केस में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या था, उसने यूनिलैटरल चेंजेस इन एग्रीमेंट और सेपरेशन ऑफ टर्म्स बाय बीएलएफ विदाउट एनी राइट टू द अलॉटीज। आप जब केस स्टडी को पढ़ोगे ना तो वहां पर क्या है, विदाउट राइट और कंसेंट ऑफ अलॉटीज इन्होंने सारे काम किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को अगर लिखोगे केस स्टडी से तो डिसाइड कर पाओगे कि जो हमारा केस है वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का ही है, क्योंकि उनके पास कोई भी राइट नहीं है टू सजेस्ट ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन वगैरह। तो यहाँ पर पूरा एक तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है। जो डोमिनेंट पोजीशन है बीएलएफ लिमिटेड की, तो उसको अब्यूज कर रहा है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट बीएलएफ लिमिटेड इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन एंड हैज कॉन्ट्रावीन ऑफ द एक्ट, क्योंकि यहाँ पर वो उस अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। तो आप कोल क्लियर में लाके इस तरीके से इस आंसर को प्रेजेंट कर आओगे। नाउ कम ऑन द 7th क्वेश्चन। तो गाइस अब आ जाइए आप 7th क्वेश्चन पर। ये हमसे कहता है वेदर द कंटेंशन ऑफ बीएलएफ लिमिटेड दैट सीसीआई हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द केस बाय प्रोवाइडिंग द रीजन फॉर द सेम इन इट्स डिफेंस स्टेटमेंट आर वैलिड। यहाँ पर क्या है, जो हमारी बीएलएफ लिमिटेड है ना, इसने कुछ अपने डिफेंस स्टेटमेंट में अपने रीजंस लिखे हैं कि क्यों सीसीआई का जुरिस्डिक्शन इसके ऊपर नहीं इम्पोज होगा। तो सबसे पहले हमें वो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, तभी हमें रीजन पता चलेगा कि क्या इन्होंने रीजन दिया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले केस स्टडी पे जाना है। तो केस स्टडी पे मैंने यहाँ मार्क कर दिया कहाँ से आपका कवर होता है ये वाला क्वेश्चन। आपको देखना है बीएलएफ लिमिटेड ने आर्ग्यू किया था दैट सीसीआई हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द केस एज सेल ऑफ अपार्टमेंट कैन नीदर बी टर्म एज सेल ऑफ गुड्स नॉर सेल ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर सीसीआई का कहना है कि सेल ऑफ अपार्टमेंट जो है वो ना ही सेल ऑफ गुड्स है ना ही सेल ऑफ सर्विसेज है। तो इसीलिए इस तरीके से ये कॉम्पिटिशन एक्ट इस पे इम्पोज नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, सीसीआई का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपको ये विद रीजन बताना है कि है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मोर ओवर लिखा है द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट आर मेंशन इन द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड। इनका जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है वो दिसंबर 6 या 7 दिसंबर 2007 तक में इम्पोज हो गया है। नन ऑफ द इम्पल्स कंडीशन कैन बी सेड टू हैव बीन इम्पोज आफ्टर 20 मई 2009। मतलब इनकी कोई भी कंडीशन आफ्टर 20 मई 2009 नहीं हुई है। ये यहाँ पर आप सोचोगे कि इन्होंने ये 20 मई 2009 क्यों लिखा है, वो मैं आगे अभी बताती हूँ। ये 20 मई 2009 से हमारा वो सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट केम इन टू द फोर्स आया था। तो इसीलिए बीएलएफ लिमिटेड का कहना है कि इन्होंने जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है वो हमारा 20 मई 2009 से पहले हुआ, जबकि जब तक हमारा सेक्शन 4 आया भी नहीं था। तो इस केस में सीसीआई का जुरिस्डिक्शन कहां से इम्पोज हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कोई एक्शन जो है, अगर आपने कोई भी एक्शन इनिशिएट करे हैं 20 मई 2009 से पहले, ठीक है, तो वहां सीसीआई का पास पावर नहीं रहेगी, सीसीआई का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप जब चाहे लेकिन आप कोई भी एक्शन इसके बाद इनिशिएट कर रहे हो, तो चाहे एग्रीमेंट पहले ही एंटर क्यों ना करा हो, लेकिन एक्शन अगर आप इसके बाद इनिशिएट करोगे और उन एक्शन से कोई भी फर्क पड़ रहा है, तो वहाँ सीसीआई के पास पूरी पावर रहेगी, ठीक है, वो अपना जुरिस्डिक्शन इम्पोज करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले आपका एक तो ये था कि वो सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज वगैरह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 2 के अंदर आप देखोगे जो एक्टिविटीज जो कर रहा है ना बीएलएफ, वो फॉल विद इन द टर्म ऑफ सर्विस, सर्विस के अंदर आता है। अब सर्विस के अंदर आता है तो यहाँ पर आपको सर्विस की पूरी डेफिनेशन लिख देनी है। और जो सर्विस की डेफिनेशन है ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें सर्विस में कवर होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट वगैरह भी हमारा सर्विस में आ जाएगा। तो लिखना है hence the contention raised on behalf of BLF Limited that the sale of apartment is not covered under the definition of service is wholly misplaced and is devoid of any substance। तो हमारा जो इन्होंने पहला रीजन दिया था उसका आंसर हो गया है कि ये सेल ऑफ सर्विसेज में आएगा। अब जो इनकी दूसरी कंटेंशन थी ना, जो इन्होंने बोला था कि हमारा जो कि इन्होंने बोला था, मैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा रीड कर देती हूँ। द BLF लिमिटेड सिंस अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट वर एग्जीक्यूटेड बिफोर द सेक्शन 4, जब तक कि हमारा 20 मई 2009 को सेक्शन 4 आया था,
इनका जब तक कि एग्रीमेंट उससे पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था। देयरफॉर द प्रोविजन वर नॉट अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंट मैटर एंड आल्सो नो मेरिट टू बी रिजेक्टेड। तो इट इज ट्रू दैट ऑल द फैक्ट्स डन इन प्रेजेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर द सेक्शन 4, ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन बट इफ एनी एंटरप्राइज इन्वोक द प्रोविजन ऑफ सच एग्रीमेंट आफ्टर द डेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, अगर उसके बाद अगर कोई प्रोविजंस को इन्वोक कर रही है एंड द एक्शन इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट, देन द एक्शन कुड सर्टेनली बी सीन थ्रू द लेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, वहां सीसीआई के पास पावर आ जाएगी। इन द प्रेजेंट केस द एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन बीएलएफ लिमिटेड एंड द अलॉटीज जो है वो 20 मई 2009 से पहले है, जब तक कि हमारा सेक्शन 4 आया भी नहीं था। रिमेन इन ऑपरेशन रहेगा इवन आफ्टर द सेड डेट एंड बीएलएफ proceeded with the cancellation of various apartment under the clauses of agreement, say to execution of the agreement continued after the enactment of said provision which is grossly unjustified, ठीक है, ये clauses को break कर रहा है, तो ये हमारा cancellation of various allotment कर रहा है। तो ये जो हमारा agreement of clause में लिखे हुए थे ये कैंसिलेशन ऑफ वेरियस अलॉटमेंट कर रहा है, जो कि हमारे अनजस्टिफाइड रहेगा। देयरफॉर बीएलएफ एक्ट अंडर द क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट विच आर नाउ प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट, सच एक्शन कैन सर्टेनली बी एग्जामिन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यहाँ पर एग्जामिन किया जा सकता है। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कंटेंशन ऑफ बीएलएफ लिमिटेड दैट सीसीआई हैज नो जुरिस्डिक्शन, जो इनकी ये कंटेंशन है वो वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा आंसर भी दिखा दिया किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो गाइस वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर हो रही होंगी, लेकिन मेरा यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज अब आ जाइए हमारे 8th क्वेश्चन पर। ये हमसे कहता है एनालाइज वेदर द प्रोविजन ऑफ रेरा आर एप्लीकेबल टू बीएलएफ लिमिटेड, इफ यस स्टेट द पेनल्टीज दैट वुड बी लेविड ऑन द प्रमोटर ऑफ द बीएल लिमिटेड फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर द रेरा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो हमारा रेरा आया था ना गाइज, रेरा जो आया था, रेरा कब से एप्लीकेबल हुआ था, हमारा रेरा एप्लीकेबल हुआ था मई 2017 से, ठीक है, मई 2017 से, ठीक है। जबकि हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है ना, हमारा जो यहाँ पर बीएलएफ लिमिटेड का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, वो हुआ है मई 2010 में, ठीक है। ये कंप्लीट कब हुआ है, मई 2010 में। अब जब कोई प्रोजेक्ट हमारा एक्ट के आने से पहले ही कंप्लीट हो गया, उस केस में हमारा रेरा एक्ट लगेगा ही नहीं। जब रेरा एक्ट नहीं लगेगा तो हमारा पेनल्टी का क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, तो उस केस में हमारा कोई भी पेनल्टीज नहीं आएगा, बिकॉज एट दैट टाइम रेरा विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये आपको आंसर में से लिख दोगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नाउ कम ऑन द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द अलॉटीज विद रिगार्ड टू द वैलिडिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ कारपेट एरिया एज पर द प्रोविजन ऑफ रेरा 2016, assuming the project got commenced after the enactment of रेरा 2016, ठीक है। यहाँ तो क्लियर बोल दिया है कि रेरा एक्ट एप्लीकेबल हो गया था, उसके बाद क्या हुआ है, इन्होंने कारपेट एरिया को रिड्यूस कर दिया। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कारपेट एरिया को अगर रिड्यूस कर दिया गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ क्या होता है, प्रमोटर जो है वो पैसे जो चार्ज कर रहा है, जो पैसा चार्ज कर रहा है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया कर रहा है, ठीक है। जितना कारपेट एरिया होगा उस बेस पे वो पैसा चार्ज करेगा। लेकिन क्या है, जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, जब वो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उस अपार्टमेंट को जब कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या है, वो रिड्यूस कर दे रहा है उस कारपेट एरिया को। इस तरीके से तो अलॉटीज के साथ नाइंसाफी हो रही है ना। तो आपको यहाँ अलॉटीज को एडवाइस देनी है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले 9th के आंसर में आप कारपेट एरिया होता क्या है उसकी डेफिनेशन पूरा लिख दोगे। इसके अंदर जो हमारे वर्ड यूज हुए हैं, बालकनी और वरांडा एरिया और ओपन टेरेस एरिया, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। फिर नीचे लिखोगे अकॉर्डिंगली सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है विल बी ऑन कारपेट एरिया नॉट सुपर बिल्ट एरिया, कारपेट एरिया बेसिस पे होती है। देयरफॉर द होम बायर विल हैव टू पे ओनली फॉर द कारपेट एरिया, that the area within the wall and the builder cannot charge for the super built area. Therefore, the explanation provided by the BLF Limited on the reduction of carpet area are invalid. So, home buyers or customer are liable to pay only for the carpet area that the area within walls. ठीक है, तो उनको आप सजेशन दोगे कि आपको क्या है, कारपेट एरिया का पेमेंट करना है जो कि एरिया विद इन वॉल्स है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं देना है, ठीक है। जो भी आपका एरिया विद इन वॉल्स रहेगा वही आपको पे करना है, एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे। क्लियर? तो आपकी केस स्टडी नंबर 11 भी कंप्लीट हो गई है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केस स्टडी नंबर 12 देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।